हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपने देखा है कि ये आजकल जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है वो बहुत कॉमन हो गया है। आजकल के नेता एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट, कुछ पोर्टफोलियो मिलने के लिए या कुछ लालच के लिए। अब जैसा हमें पता है कि लालच और ग्रीड इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। ये तो हमेशा से ही लालच रही है लोगों की। किसी को सत्ता की लालच, किसी को रुपये पैसे की लालच, धन संपत्ति ज़मीन की लालच। तो ये तो हमेशा से लालच रहा ही है। तो जो राजनेता हैं जो हमारा देश चला रहे हैं, तो उनमें जो ये लालच की टेंडेंसी है उससे देश को हानि ना हो, उसके लिए लाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ to promote political stability. Anti-defection law is a legislative mechanism implemented in several countries, including India, to discourage the elected representatives from defecting or switching parties after being elected. तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जनता जिनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनती है वो डिफेक्शन ना करें। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि टू अबंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन, ऑफन टू जॉइन एन अपोजिंग ग्रुप। मतलब कि अपनी जो पार्टी है या पोजीशन है, जिस कंपनी में जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देना और जो अपोजिट ग्रुप है उससे जुड़ जाना। बेसिकली जो हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो हो सकता है कि गद्दारी कर बे है। तो इस गद्दारी को रोकने के लिए लाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एम्स टू प्रिवेंट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एनी पर्सनल मोटिव और पॉलिटिकल मोटिव, जिससे जो हमारे देश की जो स्टेबिलिटी बनी रहे, देश के विकास में हर्डल ना बने। ये जो पार्टी जो चेंज कर लेते हैं नेता अपने बेनिफिट के लिए, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। 1985 में 52वां संविधान संशोधन से एंटी डिफेक्शन लॉ अपने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इट प्रोहिबिट्स द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी एंड मैंडेट्स डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे वायलेट पार्टी लाइन्स। कि जिससे जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो अपनी पार्टी को धोखा ना दे, डिफेक्ट ना करें, और वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो जो पार्टी लाइन्स हैं उनको वायलेट करेंगे। और जो रूल्स हैं, कंडीशंस हैं इस लॉ में, अगर उनको वायलेट करेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाई। द लॉ एम्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। तो ये लॉ का बेसिक एम है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करना पॉलिटिकल सिस्टम में, अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको धोखा ना दे। जनता ने मान लो एक्स कैंडिडेट है जिसको किसी भी पार्टी से, मान लो वाई पार्टी से इलेक्ट किया है, बट वो एक्स कैंडिडेट वाई की जगह जेड पार्टी चुन ले, बट जनता की दो चॉइस थी इसमें, एक्स कैंडिडेट प्लस वाई पार्टी। तो ये एक तरीके से जो जनता है उसको धोखा देना हुआ। तो दिस लॉ एम्स टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। तो अब देखते हैं बेसिकली ये मतलब क्या ऐसी कंडीशंस थी जिससे ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया। तो हिस्ट्री देखते हैं ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 1960s से 80s के टाइम ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन था इट बिकम टू कॉमन। मतलब जो नेता थे वो पार्टी बदलते रहते थे फ्रिक्वेंटली, सरकारें गिरती रहीं, बनती रहीं। एक सरकार रही मान लो कुछ टाइम के लिए, फिर हाल ही गिर गई, अपना पूरा टर्म भी पूरी नहीं कर पाई, दूसरी सरकार हुई। मतलब एक टर्म में ऐसा हो जाता था कि दो दो तीन तीन सरकारें आईं और गईं। तो बेसिकली इससे जो देश का विकास है उस पर बाधा बन जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले 1967 में एक कमेटी बनी अंडर वाई.बी. छावन। कमेटी फॉर्म्ड अंडर वाई.बी. छावन, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 1968 में, जिसने बात की थी इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में,
जिसमें प्रपोजल था, बट दिस प्रपोजल डिड नॉट गॉट मटीरियलाइज्ड ऑन द ग्राउंड एंड नॉट एबल टू बिकम अ लॉ। फिर क्या हुआ 1984 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट प्रपोज्ड एंटी डिफेक्शन लॉ जो पास हुआ 1985 में और लॉ बन गया। तो इसमें कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उन्हीं कंडीशंस को देखते हैं, बट उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला, टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय डिस्करेजिंग फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पार्टी एलिजियंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना जिससे लोग अपनी पार्टी की तरफ एलिजियंस फ्रिक्वेंटली चेंज ना करें। अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस बाय प्रिवेंटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विचिंग पार्टीज फॉर पर्सनल गेंस। पर्सनल गेंस के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टी चेंज ना करें। स्ट्रेंथनिंग पार्टी डिसिप्लिन बाय होल्डिंग मेंबर्स अकाउंटेबल टू द पार्टीज प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करना जिससे मेंबर्स अकाउंटेबल रहें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उसकी पॉलिसीज़ के लिए, उसके विरोध में न जाएं। जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब अगर सरकार गिरी है तो एवरी मेंबर्स फ्रॉम द पार्टी हैज़ टू रिज़ाइन और द एवरी मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। सो सिमिलरली लाइक दिस देयर शुड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द पार्टी ऑल्सो। ये नहीं कि अगर सरकार गिर रही है हम अलग हो जाएं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। फोर्थ इज प्रिजर्व द मैंडेट ऑफ द इलेक्टोरेट बाय इंश्योरिंग दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिमेन लॉयल टू द पार्टी दे वर इलेक्टेड अंडर। जो इलेक्टोरेट हैं उनके मैंडेट को प्रिवेंट करें कि हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया बट उसने पार्टी चेंज कर दी, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी पार्टी को लॉयल रहे। Safeguarding the democratic principles by reducing the influence of political opportunism and maintaining the sanctity of party-based politics। जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सेफगार्ड करें जिससे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए लोग अपनी पार्टी चेंज ना करें, और जो पार्टी बेस्ड मतलब पॉलिटिक्स है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करके रखें। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। पहला ग्राउंड है कि इफ़ द मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। कि जैसे कोई पर्सन है वो ए पार्टी से चूज़ हुआ बट आफ्टर चूजिंग और इलेक्टेड एज अ मिनिस्टर की तरह वो चूज़ हो गया, देन ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप फ्रॉम विच पार्टी ही हैज़ चूजन। तो इस कंडीशन में द मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पोजीशन। If he voluntarily gives up his party membership then he will be disqualified। इसमें जो द फ्रेज है voluntarily gives up his membership has a wider connotation than resignation, कि नहीं सिंपली रिज़ाइन करना नहीं है। अगर मतलब पर्सन ने रिज़ाइन भी नहीं किया है, रिज़ाइन तो सिंपली कि आपने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया कि हम इस पार्टी से रिज़ाइन करें, बट कभी कभी क्या होता है द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इज सच डेट इट रिफ्लेक्ट्स अ गिविंग अप अ मेंबरशिप। की मतलब पार्टी से तो उसने रिज़ाइन नहीं किया बट उसका कंडक्ट ऐसा है कि अपनी पार्टी के विरोध में काम कर रहा है और पार्टीज़ की मीटिंग में वो अटेंड नहीं कर रहा, तो इट विल ऑल्सो बी ए सफिशेंट कॉज फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। अब सेकंड है कि इफ़ द मेंबर वोट्स और एब्सटेन्स टू वोट इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन और विप इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। कि अगर कोई पार्टी का मेंबर है कि पार्टी की जो डायरेक्शंस इशू की गई हैं, पार्टी ने ऑर्डर दिया है कि आपको किसी भी बिल पे इस डायरेक्शन में आपको वोट करना है, बट ही एब्सटेन्स फ्रॉम द वोट, वो वैसा पार्टी की विप को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये तो वो फॉलो नहीं कर रहा है या वोट ही नहीं कर रहा है, या वो जो पार्टी की विप है और पार्टी का डायरेक्शन उसके अपोजिट वोट कर रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा सर ये विप क्या होता है। विप होता है बेसिकली अ रिटन ऑर्डर फॉर द पार्टी मेंबर्स टू फॉलो अ सर्टेन डायरेक्शन। एक रिटन ऑर्डर होता है कि हमने मतलब कुछ डायरेक्शन फॉलो करने के लिए पार्टी ने विप इशू की है, और तो आपको उस पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बिल है
किसी पार्टी ने बोला है इस बिल पे आप ऐसा रिएक्ट करो, मतलब यस और नो में, तो आपको वो पार्टी की विप फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू कैन रिज़ाइन फ्रॉम द पार्टी। यू कैन नॉट वोट अपोजिट टू द विप ऑफ द पार्टी। अब इस विप के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिशियल भी बना देते हैं पार्टी में, वो इज़ ऑथराइज टू इशू द सच अ डायरेक्शन। तो ये अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में विप का कुछ विप क्या होता है। थर्ड ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का, इफ़ एन इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर कोई मेंबर किसी पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गया, इलेक्शन जीत गया, बट इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। जो जनता है और जो पब्लिक है, उन्होंने पार्टी को इलेक्ट नहीं किया था, आपको इलेक्ट किया, बट आपने जो पब्लिक है उसको बिट्रे करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली फॉर योर पॉलिटिकल फेवर। सो इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. So an independent member become disqualified if he or she joins any political party after such an election. Fourth, a nominated member. जैसे आपको पता है राज्यसभा में 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इफ़ अ नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट joins any political party आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स अ सीट, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो नॉमिनेट हुआ, उसके वो 6 महीने के अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, देन तो ही विल नॉट डिस्क्वालीफाई, बट आफ्टर 6 months he joins any political party, then it will be sufficient cause for disqualification and the person will disqualify. तो ये 4 ग्राउंड हैं, इफ़ ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप और वोट्स कंट्री टू द विप of the political party, or if a independent member disqualified if he or she joins any political party after an election, और nominated member disqualify हो जाएगा if he joins any political party after 6 months of expiry of the date from which he takes the seat. तो exceptions क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को? पहला, इन केस ऑफ स्प्लिट और मर्जर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो रही है या वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो रही है तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। कैसे? अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रिजाइंस एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द पार्टी, एंटी डिफेक्शन लॉ वुड नॉट अप्लाई। तो हम बोल सकते हैं कि दिस लॉ हैज़ प्रिवेंटेड द सिंगल मिनिस्टर फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम वन पार्टी टू ज्वाइन अनदर पार्टी, बट होलसेल ट्रेड ऑफ मिनिस्टर की इकट्ठे, मान लो किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के इकट्ठे बहुत सारे मिनिस्टर्स को ख़रीद लिया, तो उसको मतलब प्रिवेंट नहीं किया है, बट जो सिंगल मिनिस्टर को ख़रीदना बेचने पे उसने प्रिवेंट कर रखा है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि पार्टी ख़रीद बेच रही हैं मिनिस्टर्स को लाइक अ कमोडिटी इन द मार्केट। तो स्प्लिट और मर्जर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर 2/3 मेंबर रिजाइन करते हैं एंड मूव अवे फ्रॉम द पार्टी, देन एंटी डिफेक्शन लॉ वुड नॉट अप्लाई। दूसरा एक्सेप्शन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर का, कि अगर स्पीकर कोई भी पार्टी से इलेक्ट हुआ बट आफ्टर इलेक्शन इट हैज़ रिजाइंड एंड नॉट रिजॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, कि उसने एक्स पार्टी से इलेक्ट हुआ और वो उससे रिज़ाइन कर गया आफ्टर इलेक्टिंग एज ए स्पीकर, और उसने कोई दूसरी पार्टी पर ज्वाइन नहीं की, देन ही विल नॉट डिस्क्वालीफाई, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए कि चलो कम से कम किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, स्पीकर अगर रिजाइन कर दिया, देन ही विल नॉट डिस्क्वालीफाई एज द पोजीशन इज एज द पर्सन हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टी। फॉर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ स्पीकर, द एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट अप्लाई। A presiding officer or speaker resign from his party after getting elected and does not rejoin the party, खुद की पार्टी ज्वाइन नहीं की और कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन नहीं की ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वुड नॉट अप्लाई। और अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर है वो रिज़ाइन करने के बाद अपनी ओरिजिनल पार्टी को रीजॉइन कर ले, शायद ये लिख नहीं पाया, रीजॉइन हिज ओरिजिनल पार्टी, देन ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट अप्लाई। अब देखते हैं कि डिसीजन कौन लेता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। द डिसीजन इज टेकन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जैसे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन।
Schedule 10 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है कि कितनी टाइम में ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन. In case of question of disqualification, presiding officer's decision shall be taken by member of the house elected to do so. अगर मतलब क्वेश्चन उठाए कि स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, देन डिसीजन कौन होगा, देन जो हाउस है वो मेंबर इलेक्ट करेगा टू डिसाइड ऑन द मैटर. बट आपको पता है कि एवरी लॉ है सम इशूज़, सो इशूज़ को देखते हैं. पहला इशू है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, कि दिस लॉ हैज़ रेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल लेजिस्लेटर फ्रीडम, कि जैसे जो इंडिविजुअल है वो किसी डिसीजन से पार्टी के खुश नहीं है, या जो उसने अपने पब्लिक के लिए सोचा था वो उसके अपोजिट है, बट वो उसका विरोध नहीं कर सकता. तो लॉ रेस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वोटिंग अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइंस और इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट. कि हो सकता है कि डिसीजन ऑफ अ पार्टी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी बट ही हैज़ टू सपोर्ट द पार्टी डिसीजन. तो इट इज़ रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल लेजिस्लेटर, अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एज इट इज़ प्रायोरिटाइजिंग पार्टी लॉयल्टी ओवर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, की ये जो पीपल इंटरेस्ट से ज़्यादा पार्टी की लॉयल्टी को प्रमोट कर रहा है. तो इट इज़ अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. सो इट कैन लीड टू अ सिचुएशन वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर मोर अकाउंटेबल टू पार्टी लीडर्स देन टू द इलेक्टोरेट. ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टी लीडर्स को ज़्यादा अकाउंटेबल है देन द इलेक्टोरेट. मिसयूज़ ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा है, जैसे कोई भी पार्टी में मेंबर है जो जिसको पार्टी पसंद नहीं कर रही है किसी भी रीज़न से, तो बाय यूजिंग दिस एंटी डिफेक्शन लॉ दे कैन टारगेट द डिसेंटिंग मेंबर, है ना, और जो अपोजिशन है उसको भी वीकन कर सकता है. एम्बिगिटी इन इंटरप्रिटेशन एज द लॉ इज़ वेग, है ना, प्रोवाइडेड इन एम्बिजियस टर्म्स, तो लीडिंग टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशंस. तो इनएफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, बट जो लूप होल्स हैं इस लॉ में उससे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ये लॉ इनइफेक्टिव है कुछ हद तक. और इट विल इम्पैक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. कभी कभी मतलब स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी खतरे में आ सकती है. तो so these are the some issues with anti defection law, and addressing these issue should be necessary to maintain party discipline, and so the party should address these some issues to maintain a balance between party discipline and individual freedom for the effectiveness and fairness of anti defection law. तो ये था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ. तो हमने देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंटी डिफेक्शन के, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एक्सेप्शंस क्या हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के, एंड डिसीज़न कौन लेता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इश्यूज़ क्या हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास. आज मेरी सेवा आज की क्लास के लिए यहीं तक है. फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मैं निखिल दुबे आपसे अनुमति चाहता हूँ. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक IAS.